अमीर बहू की दाल मखनी वर्सेस गरीब बहू का सिंपल दाल। आह बहू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दाल की। मन कर रहा है इन टिफिन का खाना मैं ही खा जाऊं। अरे माँ जी, आपके लिए भी रखा हुआ है। पहले आप इन टिफिन को पैक करने में मेरी मदद कीजिए। खाना लेने वाला आता ही होगा। कुछ ही देर में एक आदमी घर आता है और सारे टिफिन अपने साथ ले जाता है। तो उसी घर में नीचे रहने वाली रचना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आजकल ये आदमी रुचिका के घर रोज आता है। आखिर कौन है ये? टिफिन डिलीवरी करने वाला है। अरे, रुचिका की बनाई सिंपल दाल का स्वाद अब तक घर में सीमित नहीं रहा, बल्कि बिजनेस बन गया है। क्या ये सब कब हुआ? आखिर रुचिका के टिफिन बिजनेस के बारे में सुनकर रचना को इस तरह हैरानी क्यों हुई, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। जानने के लिए आइए चलते हैं कहानी में कुछ समय पीछे। एक ही घर में नीचे रचना का परिवार तो ऊपर रुचिका का परिवार रहता था। जहां रचना का परिवार अमीर और उसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी, तो वहीं रुचिका का परिवार इतना गरीब था कि वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। रात के समय रुचिका चूल्हे पर दाल बना रही होती है, जिसकी खुशबू नीचे रसोई में काम कर रही रचना की नाक में पड़ती है। ये खुशबू तो मेरी भूख बढ़ा रही है। न जाने किसका खाना बनकर तैयार हो गया। और यहाँ तो मेरी सब्जियां भी नहीं कटी है अब तक। एक काम करती हूँ, आज बाहर से दाल मखनी का ऑर्डर कर लेती हूँ। माँ, आज आपने दाल बनाई है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम दोनों तो अभी खेल कर घर लौटे हो। माँ, आपकी बनाई दाल की खुशबू ही तो हमें घर वापस खींच लाई। तो जाओ, हाथ मुंह धोकर आ जाओ और दादी को भी बुला लेना, मैं खाना परोसती हूँ। ठीक है माँ। कुछ ही देर में रचना की ऑर्डर की दाल मखनी भी आ जाती है। तो वो गरम गरम फुल्के के साथ डाइनिंग टेबल पर दाल मखनी परोसती है, जिसे खाते ही उसका पति वरुण कहता है, कुछ देर पहले खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही थी, लेकिन इस दाल मखनी में तो कुछ खास स्वाद नहीं है। अरे, स्वाद कैसे नहीं है? मैंने खुद ऑर्डर, मेरा मतलब अलग तरीके से बनाई है। बेटा, खुशबू तो रमा की बहू की बनाई सिंपल दाल की आ रही होगी। तेरी बीवी के खाने में स्वाद नहीं आता तो खुशबू कहाँ से आएगी? क्या माँ जी, आपको तो बस अपनी देवरानी की बहू ही नजर आती है। अरे, कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो। हाँ, तो तू मुझे तारीफ करने का मौका तो दे। रमा की बहू सादी दाल भी स्वादिष्ट बनाती है और तू है कि दाल मखनी भी ठीक से नहीं बना पाती। रहने दीजिए, मुझे तो लगता है आपके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। जहां रचना के घर वाले उसकी दाल मखनी में 10 कमियां निकाल रहे होते हैं, वहीं रुचिका का परिवार सिंपल दाल चावल मजे से खाते हैं। सच में रुचिका, दाल बहुत स्वादिष्ट बनाई है। खाकर मजा आ गया। आप बिना झूठी तारीफ करना बंद कीजिए। वो तो घर में कोई सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा तड़का लगाकर दाल ही बना देती हूँ। नहीं बहू, पवन सही कह रहा है। तू जब भी ये सिंपल दाल और चावल बनाती है ना, तो पेट और मन दोनों तृप्त हो जाते हैं। हाँ मम्मी, आपकी सिंपल दाल तो पनीर की सब्जी को भी फेल कर देती है। बच्चों की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। रुचिका जहां मेहनत और मन से खाना बनाती, तो वहीं रचना आलस के चलते ज्यादातर खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया करती। एक दोपहर दोनों के ही बच्चे गली में खेल रहे होते हैं। बिट्टू, तुम्हारी मम्मी ऐसा क्या बनाती है जो हर रोज तुम्हारे घर से खुशबू आती है? कुछ खास तो नहीं बनाती, पर जब भी वो दाल बनाती है ना, तो खाकर मजा ही आ जाता है। हाँ, मुझे तो माँ के हाथों की सिंपल दाल बहुत ही यम्मी लगती है। तो हम तेरे घर में तो रोज कुछ नया बनता होगा। तुझे तो दाल चावल नहीं खाने पड़ते होंगे ना? मेरी मम्मी तो दाल मखनी बनाती हैं, वो भी घर में किसी को पसंद नहीं आती। मेरा भी खाने का मन नहीं करता। ऐसा है, तू हमारे घर पर आ जाया कर, तुझे टेस्टी दाल चावल खाने को मिलेंगे। पीहू और बिट्टू की बातें सुनकर सोहम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ दिनों बाद रचना खुद ही दाल मखनी बनाकर अपने परिवार वालों को परोसती है, जिसकी शक्ल देखकर ही उसका पति मुंह बना लेता है। आज तुमने फिर दाल मखनी बना दी रचना। हाँ तो क्या हुआ, और मुंह मत बनाओ, खाकर देखो, पहले से अच्छी बनाई है। अच्छा, बुरा तो खाने के बाद की बात है। पहले ये बता कि दाल मखनी में बटर डाला है या बटर में दाल मखनी? माँ जी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बनाते वक्त, आप खाकर देखिए ना। रचना, दाल ढंग से पकी भी नहीं है, ऊपर से इसमें नमक का कोई अता पता ही नहीं है। मैंने तो पूरे 2 चम्मच नमक डाला था। दाल मखनी को लेकर हो रही बहस का फायदा उठाकर सोहम चुपके से ऊपर चला जाता है, जहां वो देखता है कि पीहू और बिट्टू अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए खाना खा रहे थे। तभी वो धीरे धीरे अंदर जाता है।
अरे सोहम बेटा, इस वक्त यहाँ कैसे? छोटी दादी, आप सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हो, आपके पास डाइनिंग टेबल नहीं है? हाँ नहीं है। तुझे इससे क्या मतलब? पीहू, ऐसे गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाओ। सोहम बेटा, हम ऐसे ही साथ में मिलकर जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं। चाची मुझे भी दो ना खाना, वो मम्मी ने अभी तक खाना नहीं बनाया और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने तो रोज के हिसाब से खाना बनाया है, अभी सिर्फ मेरे हिस्से की दाल रोटी बची होगी। कोई नहीं, बच्चा है और इसे वही खाने के लिए दे देती हूँ। रुचिका अपने हिसाब का खाना सोहम को परोस देती है और सोहम खुशी खुशी जमीन पर बैठकर खाना खाता है। चाची, ये दाल तो बहुत टेस्टी है, मुझे एक और रोटी दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो। अब बीतते समय के साथ सोहम अपने घर में खाना न खाने के बहाने बनाया करता और चुपके से ऊपर जाकर खाना खा लेता। एक बार सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी पवन रुचिका से कहता है, तुम सोहन को रोज खाना खिला रही हो, भाभी को ये बात पता तो है ना? मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता होगी, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि बच्चा तो यही है। जहाँ अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, वहीं इसके लिए थोड़ा ज्यादा बना दूंगी। उसमें कोई दिल नहीं है, लेकिन भाभी को पता चले तो कहीं वो हंगामा न कर दे। अरे भला, इतनी सी बात पर वो क्यों हंगामा करेगी? आप भी ना कुछ भी सोचते हैं। रुचिका पवन की बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन सोहम के रोज रोज खाना न खाने के चलते रचना को उस पर शक होता है। इस लड़के को न जाने क्या हो गया, एक हफ्ते से खाना ही नहीं खा रहा। अब वो बेचारा क्या करे, तेरी दाल मखनी खा खा कर उसकी भूख ही मर गई होगी। माँ जी, मजाक मत कीजिए, ऐसा तो मेरा सोहम कमजोर हो जाएगा। हाँ तो अच्छा खाना बनाना सीखना, ताकि उसे भूख लगे। माँ जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ बहू? क्यों अपना खाली दिमाग दौड़ा रही है? अगले दिन सोहम फिर घर में खाने के लिए मना कर देता है तो रचना उसे बहुत डांटती है, लेकिन वो फिर भी खाना नहीं खाता। कुछ देर बाद रचना को अपने किए पर पछतावा होता है। एक तो मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा, ऊपर से मैंने आज उसे इतना डांट दिया कि मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ, प्यार से समझाकर खाना खिला देती हूँ। रचना कमरे में से बाहर आती है तो देखती है कि सोहम दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर रुचिका के घर में चला जाता है। रचना भी उसके पीछे पीछे पहुंचती है तो देखती है कि सोहम रुचिका के परिवार के साथ बैठकर दाल चावल खा रहा होता है। तभी वो गुस्से में अंदर आकर कहती है, अच्छा, इन गरीबों के घर खाने के लिए तू मेरे हाथ का बना खाना नहीं खा रहा था? मम्मी, आप यहाँ, मैं तो बस। दीदी, गुस्सा मत कीजिए, बच्चा है, उसे मेरे हाथ का बना खाना अच्छा लगा तो कभी कभी खाने आ जाता है। तुम तो चुप ही रहो। अरे ये तो बच्चा है, इसे अमीर गरीब का फर्क नहीं पता, लेकिन आप लोग तो समझदार है ना। बताओ, मेरे जमीन पर बैठकर ये सस्ते से चावल खिला रहे हैं। रचना की आवाज सुनकर सुधा और वरुण भी ऊपर आ जाते हैं। तभी रमा कहती है, बहू, क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है? बच्चों के साथ मिलकर तेरे लिए बेटे ने खाना ही तो खाया है। हाँ रचना, जरा सी तो बात है। आप लोग तो रहने दीजिए। अरे ये गरीबों वाला खाना खाने के लिए मैंने अपने बेटे को इतना बड़ा किया। मम्मी, गुस्सा मत करो, चाची मुझे अच्छा खाना खिलाती हैं। ठीक है, खाना खा लिया ना, तो अब नीचे चलकर पिटाई खा। रचना सोहम का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए ले जाती है। रचना की गरीबी के ताने रुचिका को बहुत चुभते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। कुछ दिनों बाद भगवान का भोग लगाने के लिए सुधा हलवा बनाती है और प्रसाद के रूप में थोड़ा हलवा ऊपर जाकर रुचिका को देने जाती है। रुचिका बहू, ये ले प्रसाद, मैंने सोचा तुझे भी दे दूं और खा लेना, फेंकना मत, मैंने खुद बनाया है, अच्छा है। आप कैसी बातें कर रही है भला? मैं प्रसाद कैसे फेंक सकती हूँ? आप यहाँ खड़ी हो, बैठिए ना। माँ जी कहती है कि खाली बर्तन नहीं लौटाना चाहिए, लेकिन घर में गुड़िया या चीनी भी नहीं है, तो मैं इसमें क्या दूं? रुचिका सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर बर्तन में रखी दाल पर पड़ती है और वो खुद से कहती है, ये दाल तो मैंने कुछ देर पहले ही बनाई है। एक काम करती हूँ, इन्हें दे देती हूँ। खाना ना खाना तो इनके ऊपर है, लेकिन मैं खाली बर्तन नहीं दे सकती। रुचिका अपनी बनाई सिंपल दाल को कटोरी में डालकर सुधा को पकड़ा देती है। सुधा भी उसे लेने से इनकार नहीं करती और दाल लेकर नीचे चली आती है। शाम को खाने में सुधा रुचिका की दी हुई दाल को गर्म कर देती है और सभी को खाने को देती है। क्या बात है माँ, आज से रसोई आपने संभाल लिया है क्या? संभाली तो नहीं है, लेकिन बहू की बनाई दाल मखनी ही खाती रही।
तो शायद तेरा ये अरमान पूरा होते देर ना लग जाए। वाह माँ, क्या लजीज दाल बनाई है, एक निवाले में ही दिल खुश हो गया। ये पानी दाल आपको लजीज लग रही है? माँ जी सच बताइए, दाल किसने बनाई है? हाँ हाँ, आप क्यों नहीं मना करेंगी, आपको तो उसके हाथ का बनाया हुआ ही खाना ज्यादा पसंद है ना। ये पानी वाली दाल, इसे आप कैसे खा सकती हैं? रुचिका, मैं कहती हूँ नीचे आओ। रचना के चिल्लाने पर रुचिका, बच्चे और रमा नीचे आते हैं तो रचना बची हुई दाल की कटोरी जमीन पर पटकते हुए कहती है, तुम्हें एक बात में समझ नहीं आती क्या? अपनी ये गरीबी की दाल अपने घर वालों को परोसो, ना कि मेरे घर वालों को। दीदी, देखा जाए तो हम एक ही परिवार के हैं, तो आप बार बार यूँ अमीरी गरीबी का भेदभाव क्यों करती रहती हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम गरीबों का कुछ भी बनाया हुआ मेरे घर में खाना आए। न जाने क्या जादू टोना करके ये पानी वाली दाल बनाती हो जिसे सब स्वादिष्ट कहते हैं। ताई जी, माँ सच में बहुत अच्छी दाल बनाती है, आप एक बार खा लीजिएगा। चुप, एकदम चुप रहे। अरे इतनी तमीज नहीं है कि तुझे कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते। रुचिका, मैं आखिर बार कह रही हूँ, खबरदार, जो अपने घर में बिना कुछ भी मेरे परिवार वालों को खिलाया तो ये जो ऊपर रहने की जगह है ना, वो भी छीन जाएगी। वैसे भी हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो तुम लोग। रचना की कड़वी बातें सुनकर रुचिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर झुकाए अपने बच्चों के साथ ऊपर चली जाती है। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच बातचीत बिल्कुल ही बंद हो जाती है। एक दिन जब पवन घर लौटता है तो वो नौकरी चली जाने की बात बताता है। ये आप क्या कर रहे हैं? वो ऐसे कैसे आपको नौकरी से निकाल सकते हैं? मैंने भी गोदाम के मालिक से यही कहा, लेकिन वो कहता है कि उसे और मजदूरों की जरूरत नहीं है। मैं नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने जो कर्जा लिया है, अब उसे कैसे चुकाऊंगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई बेटा, बिना नौकरी के घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। पवन की नौकरी जाने से घर में सभी परेशान हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक हफ्ते तो जैसे तैसे काम चल जाता है, लेकिन उसके बाद घर में चीजों की कमी होने लगती है। बहू, चावल खत्म हो गए और दाल भी बस 1 या 2 दिन चलेगी। जो भी है माँ जी, हमें इसमें गुजारा करना पड़ेगा। माँ, मेरी कॉपी भर गई है, मुझे दूसरी कॉपी चाहिए। ले, तो अभी मेरी वाली से काम चला ले। तू देख रहा है ना, अभी माँ के पास पैसे नहीं है, फिर भी तू नई कॉपी मांग रहा है। पैसों की तंगी की वजह से अपने घर वालों को चीजों के लिए तरसता देखकर रुचिका को बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में पवन घर आता है तो कहता है, रुचिका, मेरे दोस्त ने मुझे एक दुकान में नौकरी दिलवाई है, महीने का 10,000 रुपए देंगे। मानता हूँ महंगाई के जमाने में कम है, लेकिन इस समय हमें पैसों की बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं जी, इन गरीबों में महीने के 10,000 भी बहुत है। बिल्कुल नहीं माँ जी, कुछ दिनों पहले गरीबी को लेकर उन्होंने मुझे बताया, कुछ सुनाया। ऐसे में मैं किसी की मदद के लिए उनके पास कभी नहीं जाऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। रुचिका के दिमाग में रचना के ताने अब तक घूम रहे थे, इसलिए वो रचना के परिवार से मदद लेना नहीं चाहती थी। 2 दिन बाद रुचिका से मिलने के लिए उसकी पुरानी सहेली निशा घर आती है, जो नीचे बैठी रचना से पूछती है, नमस्ते, मैं रुचिका की सहेली हूँ, मुझे उनसे मिलना है। हाँ, तो सीढ़ी से चढ़कर ऊपर चली जाओ, वहीं रहती है तुम्हारी सहेली। रचना का अकड़ में दिया हुआ जवाब सुनकर निशा हैरान रह जाती है। तभी वो ऊपर जाती है तो रुचिका को देखकर उसके गले लग जाती है। इतने दिनों बाद तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और तू अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल बदली नहीं। तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। घर में राशन की कमी होने की वजह से थोड़ी सी दाल और आटा पड़ा था। रुचिका जल्दी से अपनी सिंपल दाल तड़का मारकर तैयार कर लेती है और चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेककर निशा को खाने के लिए देती है। खाना खाती निशा खुश होकर कहती है, रुचिका, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। ये सिंपल सी दाल भी तूने कितनी स्वादिष्ट बनाई है। मेरा दिल रखने के लिए झूठी तारीफ मत कर निशा। घर की ऐसी हालत नहीं है कि मैं तुझे कुछ अच्छा बनाकर खिला पाऊँ। थोड़ी सी दाल और आटा पड़ा था, तो जो बन सका वो मैं बनाकर तुझे परोसी। अरे, ये दाल रोटी किसी पकवान से कम नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है। निशा, मैं काम करना चाहती हूँ ताकि अपने घर के खर्चों में हाथ बिठा सकूं। नीचे मेरी जेठानी रहती है, लेकिन उनके परिवार में से मदद नहीं लेना चाहती मैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अभी आते हुए मेरी जेठानी से मिली, बहुत अकड़ है उसमें।
जब जिसके पास पैसा है अकड़ भी तो उसी के पास ही होगी ना। खैर तू ये सब छोड़, मगर तेरी नजर में कोई काम है तो मुझे बताना। हे भगवान, अरे तेरे हाथ में इतना बड़ा हुनर है, उसके बाद भी तुझे किसी के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? तू कहना क्या चाहती है? मेरे को समझी नहीं निशा। हाँ तो मैं समझाती हूँ ना। देख, ये जो तू इतनी सिंपल सी दाल को इतना स्वादिष्ट बनाती है ना, इसके सहारे ही तू घर बैठे काम कर सकती है। वो कैसे? देख, मेरे ऑफिस में ना लोग दूसरे शहर से जाकर इस शहर में काम करने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ उन्हें अकेला रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें खाने की बहुत दिक्कत होती है। अब ऐसे में उन्हें सस्ते दामों पर तेरे हाथ के बनाए गए दाल चावल मिल जाएंगे, तो सोच, उन्हें भी घर का खाना मिल जाएगा और तेरी भी आमदनी हो जाएगी। इसे कहते हैं टिफिन बिजनेस। निशा का सुझाव रुचिका को बहुत अच्छा लगता है और वो निशा की मदद से उसके ऑफिस जाकर टिफिन बिजनेस करने की बात कर लेती है। इसके बाद अगले दिन ही वो कुछ बचाए हुए पैसों से राशन का सामान लेकर आती है और बड़े बड़े पतीलों में दाल और चावल बनाने के लिए रख देती है। अरे, ये इतने बड़े बर्तनों में तुम क्या बना रही हो? मेरी सहेली है निशा, उसने मुझे टिफिन बिजनेस का सुझाव दिया, तो बस उसी के लिए मैं खाना बना रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सही होगा सब। अब घर से घर के खर्चों में भी मैं आपका हाथ बटाया करूँगी। रुचिका मेहनत से अपनी सिंपल दाल और चावल बनाकर तैयार करती है और उन्हें टिफिन में पैक करती है। कुछ ही देर में निशा के ऑफिस से एक आदमी आता है और टिफिन लेकर चला जाता है। एक हफ्ते के बाद निशा का कॉल आता है। अरे रुचिका, तेरी सिंपल दाल तो पूरी ऑफिस में छा गई। कुछ ही दिनों में तुझे तेरे काम के पैसे भी मिलेंगे। थैंक यू निशा, तूने कॉल करके ये बताया। अब मैं और मेहनत करूंगी। कुछ ही दिनों में रुचिका को उसकी पहली पेमेंट मिलती है, तो अब वो और मन लगाकर खाना बनाया करती। एक रोज रुचिका बहुत सारे टिफिन्स में गरम गरम दाल चावल पैक कर रही होती है। हाँ बहू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है दाल की। मन कर रहा है इन टिफिन का खाना मैं अकेले खा जाऊं। अरे माँ जी, आपने अपने लिए रखा हुआ है, पहले आप इन टिफिन को पैक करने में मेरी मदद कीजिए। खाना खा लेते हैं बाद में। कुछ ही देर में एक आदमी घर आता है और सारे टिफिन अपने साथ ले जाता है। तो उसी घर में नीचे रहने वाली रचना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आजकल ये आदमी रुचिका के घर रोज आता है, आखिर कौन है ये? टिफिन डिलीवरी करने वाला है। अरे, रुचिका की बनाई सिंपल दाल का स्वाद अब तक घर में सीमित नहीं रहा है, बल्कि बिजनेस बन गया है। क्या? ये कब हुआ? तभी सुधा उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर रचना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मन ही मन कहती है, मैंने जिस दिन वाली दाल के लिए रुचिका को उसकी गरीबी के लिए इतना सुनाया, आज उसी सिंपल दाल के दम पर वो टिफिन बिजनेस कर रही है। रात के समय खाना खाते हुए एक बार फिर रचना के घर वाले उसे खराब दाल मखनी के लिए बहुत सुनाते हैं। बस बहुत हो गया, जब देखो ये कचरे सी दाल मखनी बनाकर रख देती हो तुम, कुछ और बनाना भी सीख लो। अरे, इसकी कानों पर जू कहाँ रेंगती है? रमा की बहू सिंपल दाल बनाकर टिफिन बिजनेस करके लोगों को स्वादिष्ट खाना खिला रही है, और एक ये है, इससे अपने घर वालों को ही ढंग से खाना नहीं खिलाया जाता। ये सब ताने सुनकर रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते रुचिका के पास जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, रुचिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम गरीब ही सही, लेकिन तुम्हारे हाथों में स्वाद का हुनर है। लेकिन मेरे हाथ का बनाया खाना तो मेरे परिवार वालों को भी नहीं अच्छा लगता। ना मैं अच्छी बहू हूँ और ना ही अच्छी माँ बन पाई। दीदी, ये सच है कि मैं आपकी बोली हुई बातों को भुला नहीं पाई, लेकिन मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। आपको मेरी कुछ मदद चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। मुझे तुमसे खाना बनाना सीखना है। मुझे कोई तुम्हारे जैसा टिफिन बिजनेस नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाना है, जो मैं खुद अपने हाथों से बना सकूं। रुचिका रचना की बात मान जाती है और उसे खाना बनाना सिखाने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो रचना को दिन के समय खाना बनाना सिखाती। दोनों बहुओं को एक साथ देखकर रमा और सुधा को हैरानी से ज्यादा खुशी होती है। कुछ ही दिनों में रचना ठीक ठाक खाना बनाना सीख जाती है। इसके बाद वो अपने परिवार को खाना बनाकर खिलाती है। मम्मी, आपने तो चाची वाली सिंपल दाल बनाई है। हाँ, वैसा स्वाद नहीं है, लेकिन खाने लायक है। चलो सही है, अपनी गरीब देवरानी की बदौलत बहू खाना बनाना तो सीख ही गई है। इधर रचना धीरे धीरे खाना बनाना सीख रही थी, तो वहीं रुचिका टिफिन बिजनेस की मदद से अपने घर के हालात सुधार लेती है। साथ ही अपने एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है, जिसमें वो अपनी सिंपल दाल के साथ साथ और भी पकवान बनाकर बेचती है। बहू, तूने अपनी सिंपल दाल से इस ढाबे तक का सफर कैसे तय किया? मुझे तुझ पर गर्व है। हाँ माँ,
अब हम दोनों भी अपने स्कूल में शान से सबको बता सकते हैं कि हमारी माँ बिजनेस वुमेन है। सच में तुम जैसी हिम्मत वाली और हुनरमंद पत्नी पाकर मुझे मेरी किस्मत पर बहुत गर्व है। कुछ ही देर में उसके ढाबे पर रचना का परिवार खाना खाने आता है। रुचिका बहू, हम भी तेरे ढाबे पर खाना खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप तो परिवार के लोग हैं। मैं तो आपसे पैसे भी नहीं लूंगी। देखा रचना, इसे कहते हैं बड़ा दिल। बिल्कुल, रुचिका की जगह कोई और होता तो शायद मुझे मेरी हरकतों के लिए कभी माफी नहीं देता।